नमस्कार दोस्तों। सॉइल मैकेनिक्स की इस दूसरे चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम नायर द्वारा जारी किए गए सिलेबस सॉइल मैकेनिक्स के दूसरे पार्ट थ्री फेज डायग्राम एंड दियर रिलेशनशिप के ऊपर में चर्चा करेंगे। थ्री फेज डायग्राम आखिरकार है क्या? थ्री फेज डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मिट्टी के सभी चरणों को इसमें दर्शाया जाता है। अर्थात मिट्टी की संरचना को अगर हमें समझना है तो मिट्टी के कंपोजिशन को समझना होगा। और इसके कंपोजिशंस में जो सॉलिड पार्टिकल है, इसके अंदर में सॉलिड पार्टिकल होता है, वाटर पार्टिकल्स है यानी वाटर है, और एयर है। इन्हीं तीनों का यूज करके हम फेज डायग्राम को समझाने का प्रयास करते हैं। तो फेज डायग्राम की जो सामान्य डेफिनेशन हो गई वो हो गई कि इट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फेजेज ऑफ सॉइल। सॉइल को हम बेसिकली दो फेजेज में डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज थ्री फेज डायग्राम और सेकंड वन इज टू फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम हमेशा ही पार्शियली सैचुरेटेड होता है, यह कभी फुल्ली सैचुरेटेड नहीं हो सकता। टू फेज डायग्राम में जब सॉइल और वाटर सिर्फ दो ही फेज रहते हैं तो उस कंडीशन में फुल्ली सैचुरेटेड हो सकता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि थ्री फेज डायग्राम में जो हमारा मिट्टी है, जो हमारा सॉइल है, उस सॉइल में एयर भी अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है, और सॉलिड पार्ट भी अवेलेबल है। टू फेज डायग्राम में अगर आप देखें तो सॉलिड अवेलेबल है और वाटर अवेलेबल है। दूसरा कंडीशन हो सकता है सॉलिड अवेलेबल है और एयर अवेलेबल है। यहाँ पर V से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्मॉल v से वॉइड यानी खाली स्थान को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, W से वेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्मॉल a से एयर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्मॉल s से सॉलिड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इनमें जो भी टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं इनका इन ये डिटेल्स में इनके बारे में बताया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर इससे आप फेज डायग्राम को आप समझ पा रहे होंगे कि अगर थ्री फेज डायग्राम है या थ्री फेज डायग्राम के द्वारा सब समझने का हम प्रयास करेंगे तो उसमें सॉलिड, वाटर और एयर तीनों की चर्चा करेंगे। और टू फेज डायग्राम की जब बात करेंगे तो सॉलिड और वाटर हो सकता है और सॉलिड और एयर हो सकता है। यही इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। थ्री फेज डायग्राम जिसे कि हम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल भी कर सकते हैं। तो सामान्यतः है नेचुरल कंडीशन में जो मोस्ट ऑफ द सॉइल्स है वो एग्जिस्ट करता है इसी स्टेट में, यानी कि थ्री फेज डायग्राम में। थ्री फेज डायग्राम में या थ्री फेज में इसमें तीन कंपोनेंट आपको मिलेंगे। सॉलिड पार्टिकल्स, जैसा कि उसमें आपको देखने को मिला था पिक्चर में, और वाटर पार्टिकल्स और एयर पार्टिकल्स। एयर अगर प्रेजेंट है इन वॉइड फॉर्मेट में, डेट आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। वॉइड जो होते हैं जो पूरी तरह से यहाँ पर पानी से भरे हुए नहीं होते हैं। अर्थात द एयर इज प्रेजेंट इन वॉइड डेट आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। जैसा कि हमने इसमें तीन पोर्शन रखा, नीचे में हमने इसमें सॉलिड रखा। अगर इसको डिवाइड करने का अगर हम प्रयास करते हैं तो दूसरा यहाँ पर वाटर और इसमें एयर, यही हमारा था थ्री फेज डायग्राम में। तो ये वाला सॉलिड पोर्शन हो गया। जो बाकी एयर और वाटर का पोर्शन है इसे हम वॉइड बोलते हैं। इस वाले वॉइड वाले में अगर पानी पूरी तरह से नहीं भरा हुआ है, इस पूरे वॉइड में अगर पानी नहीं है, तो जो बाकी जगह बच जाएगा वो एयर के लिए बचा हुआ होगा। तो ये जो वॉइड वाला पोर्शन होता है
जहां पर पानी पूरी तरह से अगर भरा हुआ नहीं हो तो वहां पर एयर पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि एयर भी उन जगहों पर मिलेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी को अगर हम टू फेज स्ट्रक्चर अगर डायग्राम में देखें, टू फेज सिस्टम में देखें, तो टू फेज सिस्टम में जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा था कि दो दो फेज बनने वाले हैं। पहला जो हो नीचे सॉलिड होगा और दूसरा पोर्शन होगा इसमें वाटर होगा। अर्थात यह जो सॉइल हम लेंगे, इस सॉइल में वाइड वाला जो पोर्शन होगा, ये जो वाइड का पोर्शन है, जो पोर्शन वाइड है, खाली खाली जगह जो है सॉइल में जैसे कि ये सॉइल का एक पार्टिकल लेते हैं, इसमें खाली खाली जो जगह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इन वाइड वाले पोर्शंस में अगर फुल्ली पूरी तरह से वाटर भरा हुआ है तो उस कंडीशन में वह फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कही जाएगी। ठीक है। निश्चित तौर पर जैसे बात हुई कि इसमें कहीं भी एयर प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है। और फाउंड बिलो द वाटर टेबल, यहाँ पर इनमें जो वाटर टेबल के नीचे ही ये चीजें पाई जाती है। अगला हमारा है टर्म, वो है ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल में सॉलिड और वाइड का जो पोर्शन हमारे पास है, इनमें कंप्लीटली एयर से फिल्ड होगा। तो इस प्रकार के इसमें देख रहे हैं कहीं भी वाटर कंटेंट नहीं है। तो जब सॉलिड में जो मिट्टी है, सॉइल है, सॉइल के अंदर में सिर्फ सॉलिड पार्टिकल हो और वाटर कंटेंट बिल्कुल ही नहीं हो, सिर्फ एयर हो, तो इस प्रकार की सॉइल को ड्राई सॉइल कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ क्या कि जितने भी रिक्त स्थान होते हैं वो पूरी तरह से हवा से भरे हुए होते हैं, इनमें कहीं भी पानी की मात्रा नहीं इनमें होती है। और यह कहाँ पाए जाते हैं? एरिड रीजन में, शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या डेजर्ट रीजन में यह पाए जाते हैं। कुल कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें कि याद रखें कि अगर इस पूरे सिस्टम में वॉइड अगर नहीं है, इफ नो वॉइड इज प्रेजेंट इन द सिस्टम, अगर वॉइड प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसे सॉइल ही नहीं कहेंगे, उसे सॉइल की कैटेगरी से में नहीं रखा जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि सॉलिड, वाटर और एयर, ये वाला पोर्शन क्या कहलाया? वॉइड वाला पोर्शन कहलाया। ये वाला वॉइड वाला पोर्शन अगर है ही नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? यहाँ पर सॉलिड मिलेगा। तो फिर इसे हम सॉइल में हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इनमें ग्रेनाइट के अंदर में कोई भी वॉइड पोर्शन नहीं होता है, इसलिए इसे सॉइल की श्रेणी में इसे नहीं रखते हैं। अगर वॉइड पोर्शन में पूरा का पूरा वॉइड पोर्शन, ये पूरा का पूरा वॉइड पोर्शन है, जैसा ये बात किया, अगर एयर द्वारा फिल्ड अप, एयर से अगर भरा हुआ हो, तो इस प्रकार के सॉइल को ड्राई सॉइल कहते हैं। तो ये परिभाषा ध्यानपूर्वक ध्यान में रखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसा कि इस चैप्टर में हमने बात किया था शुरुआती में ही कि हम इसमें से पढ़ेंगे थ्री फेज डायग्राम और उनके रिलेशनशिप। तो जैसा कि शुरुआत में आपने डायग्राम दिखाया था तो उसमें कई आपको टर्म्स दिखाए थे, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसे कई टर्म आपको देखने को उसमें मिले थे। तो उनसे उनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट, अगर हमें वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट निकालना है कि कितना होगा, तो वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट यह बताती है कि उस सॉइल सैंपल में पानी की मात्रा कितनी है। जैसे कि मान लें कि हमने ये एक सॉइल सैंपल लिया, ये सॉइल सैंपल है, इस सॉइल सैंपल में वाटर कंटेंट कितना है, ये पता करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट निकालने का, वह होता है कि वेट ऑफ वाटर इन सॉइल, इन इस सॉइल के अंदर में कितना वेट ऑफ वाटर है, डिवाइडेड अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल।
फिर इसमें अब आपको इस वेट ऑफ वाटर को आप निकाल दीजिए। जैसे कि सपोज कि अगर हम इसे कर लेते हैं कि इसमें से 100 ग्राम वेट ऑफ वाटर था, और टोटल जो इसका वेट है 1000 ग्राम है, इस पूरे का वजन। ये हमने जो सॉइल सैंपल लिया है। तो बाकी जो ड्राई सॉइल का वेट बच जाएगा, ड्राई सॉइल का जो वेट बचेगा वो बच जाएगा 900 ग्राम। तो अगर हमें वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट हमें निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? 100/900 इंटू 100%। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो अप्रोक्स 11% के आसपास हमारा वाटर कंटेंट निकल करके सामने आएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखें, ये कभी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। इससे इसमें एक अर्थ निकलता है जो जानकारी समझनी है, कि ऐसा हो सकता है कि जो कंटेंट आपने लिया है, मान लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो 100 ग्राम हो सकता है, और 200 ग्राम वाटर कंटेंट हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में वाटर कंटेंट का जो वैल्यू निकलेगा वो 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। नहीं तो आप देखें, 200/100 इंटू 100%, तो ये कितना निकल गया? 200%। तो वाटर कंटेंट जो हो सकता है वो 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका अर्थ साफ निकलता है कि अगर वाटर कंटेंट किसी सॉयल सैंपल का अगर 100% से ज़्यादा है, तो डज मीन कि वाटर का जो वेट है वो ड्राई सॉइल के वेट से ज़्यादा है। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। सो यहाँ वाटर कंटेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है। तो इन खास टर्म का ध्यान रखें। अगला टर्म है वाइड रेशियो, यानी कि जो रिक्त पोर्शन था, एयर पोर्शन था प्लस वाटर पोर्शन था, तो उस वाइड रेशियो का क्या वैल्यू निकलेगा, कैसे निकालेंगे? तो वाइड रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वाइड में जैसा कि आपसे बात किया गया था, इसमें आपको एयर भी रहेगा और वाटर एरिया भी आपको मिलेगा। तो यहां पर आप देखें, यहां पर खास तौर पर ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, वाइड रेशियो में वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे कि हमने पिछली बार वाटर कंटेंट में हमने वेट लिया था, तो यहाँ पर वाइड रेशियो में निकालने के लिए इसमें हम वॉल्यूम का सहारा लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड, वाइड में आप पूरा दोनों चीज आप ले लेंगे, एयर और वाटर, जितना एरिया जितने वॉल्यूम में उसने अपना जगह घेर रखा होगा, और दूसरा डिवाइडेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसमें ये जो रेशियो निकल के आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा और इन्फिनिटी से कम, यानी कि काफी बड़ी हो सकती है। कहने का अर्थ ये हो गया कि जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स हैं जैसे कि क्ले, इसमें हाइयर वाइड रेशियो आपको देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जैसे कि सैंड और ग्रेवल है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें क्ले में, यहां पर देखिए हाइयर वाइड रेशियो, क्ले में हाइयर वाइड रेशियो आपको देखने को मिलेगा, और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में जैसे कि सैंड है, ग्रेवल है, इसमें इससे कम वाइड रेशियो आपको देखने को मिलेगा। However, size of void in coarse grained soil is larger than in the fine grained soil। अगर इसी प्रकार देखें कि जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो होते हैं, वो अगर कंपेरिजन करें कंपेरिजन करें फाइन ग्रेन्ड सॉइल में, तो साइज ऑफ वॉइड्स जो होंगे
देखिए साइज ऑफ वॉइड की बात हो रही है, साइज ऑफ वॉइड लार्जर होंगे, साइज ऑफ वॉइड्स लार्जर होंगे, लेकिन रेशियो क्या होगा, वो हाइयर होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टर्म आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी यानी छिद्रता। पोरोसिटी परसेंटेज ऑफ वॉइड, किसका परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहां पर ध्यान रखेंगे आप, जैसे कि मान लिया कि ये वाला हमारा सॉलिड का हम सैंपल हमने लिया है, इस सॉलिड ऑफ सैंपल में टोटल वॉल्यूम अगर हम ऐसा मान कर चल देते हैं कि 100 क्यूबिक मीटर है, 100 क्यूबिक मीटर है, टोटल वॉल्यूम हो गया। इसमें रिक्त स्थान का वॉल्यूम जो है वो है 10 क्यूबिक मीटर है। तो इस 100 के अंतर्गत में ये 10 भी इसमें आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। इस 100 में यह 10 भी समाहित है। तो जब इस यहां पर निकालेंगे तो 10/100 इंटू 100। तो इस प्रकार यहां पर पोरोसिटी की वैल्यू एन की जो निकल करके आई वो 10 आ गई। तो जो पोरोसिटी है वो 0 से 100 के बीच में लाई कर सकता है। सॉइल्स जिसमें हायर पोरोसिटी होता है कैन रिटेन मोर वाटर। निश्चित तौर पर समझने की चीज है कि जिसमें पोरोसिटी ज्यादा होगी यानी छिद्रता ज्यादा होगी, छिद्र ज्यादा होंगे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी उसमें स्टोर करने की क्षमता उसके पास होगी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन से क्या समझते हैं हम, जैसा कि फॉर्मूला डिफाइन कर रहा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये जो रेशियो होगा यह कहलाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यानी कितना सैचुरेट कर गया है। अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो वो 100% सैचुरेशन वहां पर आएगा, और ड्राई सॉइल है जिसका मतलब सैचुरेशन वहां पर जीरो। कैसे, यहां पर देखें, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जहां पर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखना है, तो वाइड पोर्शन कितना है, जैसे कि हमने जानते थे कि सॉलिड होगा और दूसरा पोर्शन इसमें से वाइड होगा, सॉलिड और वाइड होगा। तो हम इसमें से देख रहे हैं इस वाइड में, जो वाइड है, वाइड में दो चीज हो सकता है, एयर भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। अब यहां पर अगर हम ऐसा करके देखें, यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाइड का। मान लें कि वॉल्यूम ऑफ वाइड 50 क्यूबिक मीटर है, ये दोनों को मिला करके वॉल्यूम ऑफ वाइड यहां पर क्यूबिक मीटर है। अब मान लिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ये भी अगर 50 क्यूबिक मीटर हो, यानी कि एयर बिल्कुल है ही नहीं, तो 50/50 हो गया इंटू 100। तो कितना निकल करके आ गया ये, 100%। यानी कि अगर वाइड में पूरी तरह से अगर पानी भरा हुआ है, एयर नहीं है, तो उस कंडीशन में वहां पर सैचुरेशन क्या होगा, 100% कहलाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि वहां पर पानी है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है वॉइड में, तो वॉइड में यानी कि जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो भी है 50 है इंटू 100। तो इसकी वैल्यू निकल के कितनी आएगी, टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इस चलते ड्राई सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन वह 0% होगा, और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होगा। एक चार्ट है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। जैसा कि आपसे बताया कि ड्राई सॉइल होगा तो सैचुरेशन 0% होगा, और फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो वहां पर एक यानी कि 100% होगा। अगर 0 से लेकर के 25% के बीच में, ठीक है, 0 से लेकर के यहाँ पर 0.25 आएगा, 0 से लेकर के 0.25 यानी 25% के बीच में होगा तो उसे ह्यूमिड सॉइल बोला जाएगा। 25 से 50% के बीच में होगा तो उसे डैम्प सॉइल बोला जाएगा।
50 से 75% के बीच में होगा तो उसे मॉइस्ट सॉइल बोला जाएगा। और 75 से ज्यादा और 100 से कम होगा तो उसे वेट सॉइल कहा जाएगा। अगला टर्म, वर्क यूनिट वेट। समग्र इकाई भार से हम क्या समझते हैं? तो समग्र इकाई भार आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल वेट, यानी कि वेट ऑफ द सॉलिड प्लस वेट ऑफ द वाटर। क्योंकि एयर का यहाँ पर कुछ वेट हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, एयर को एज ए वेटलेस मान के चले, तो एयर का वेट ऑफ द एयर को हम नेग्लिजिबल मान लिए, इसलिए वेट ऑफ द सॉलिड प्लस वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द एयर। क्योंकि एयर तो वॉल्यूम तो रहेगा ही, उसका वेट भले ना हो, नेग्लिजिबल हो, पर वॉल्यूम तो वो कवर करेगा। तो इसलिए समग्र वेट बाई समग्र वॉल्यूम का अगर रेशियो निकालते हैं तो वह रेशियो वर्क यूनिट वेट कहलाता है। इसकी यूनिट किलोग्राम न्यूटन पर क्यूबिक मीटर हो सकता है, न्यूटन पर क्यूबिक मीटर हो सकता है, किलोग्राम फोर्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकता है। ड्राई यूनिट वेट, अभी तो हमने वर्क यूनिट वेट देखा, अब ड्राई यूनिट वेट देखते हैं कि ड्राई यूनिट वेट से हमारा तात्पर्य क्या निकलता है। तो ड्राई यूनिट वेट में आप यहाँ देख रहे हैं वेट ऑफ द सॉलिड को टोटल वॉल्यूम से कंपेयर करना है। यहाँ हम किसका कर रहे हैं? वेट ऑफ सॉलिड इन द सैंपल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। हाइयर वैल्यू वाईडी की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चल जाएगी, जितनी हाइयर वैल्यू होगी इसका मतलब होगा कि वो उतना ही कॉम्पैक्ट सॉइल है। तो ड्राई यूनिट वेट से हम बता सकते हैं कि वह जो सॉइल है वो कितना कॉम्पैक्ट है, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अदर वो उतना ही कॉम्पैक्ट होगा। अगला टर्म रेशियो आता है, रिलेशन आता है सबमर्ज्ड और व्यूएंट यूनिट वेट। सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड में यहाँ पर हमको जो निकालना होता है यूनिट वेट के लिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वेन सॉइल इज बिलो द वाटर टेबल। सॉइल कहाँ पर है? वाटर टेबल के नीचे है। अ व्यूएंट फोर्स एक्ट अपवर्ड्स, तो इसके कारण क्या होगा? एक व्यूएंट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और जिसके कारण इसका बल घटता हुआ महसूस होगा। आपने ऐसे भी देखा होगा कि जब किसी वस्तु को पानी में आप डालते हैं तो उसका वजन कम महसूस होता है, तो उसे इस फॉर्मेट से निकाला जाता है। सैचुरेटेड सॉइल मे और मे नॉट बी सबमर्ज्ड। सैचुरेटेड जो सॉइल होगा, सैचुरेटेड सॉइल का मतलब उसमें पानी की मात्रा 100% है, तो मे और मे नॉट बी सबमर्ज्ड, जो वॉइड में वाटर की मात्रा है। बट सबमर्ज्ड सॉइल ऑलवेज सैचुरेटेड। अगर सबमर्ज्ड सॉइल होगा तो वो उसका सैचुरेटेड होना कंपलसरी है, पर सैचुरेटेड सॉइल का सबमर्ज्ड होना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला टर्म आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है इनसे। यहाँ पर जो याद करने की चीजें हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इनऑर्गेनिक का 2.6 से 2.75 के बीच में होता है, वहीं ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 1.2 से लेकर के 1.4 के बीच में होता है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के दो वैल्यू हैं, इन्हें याद रखें। अगला टर्म है रिलेटिव डेंसिटी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब से कंपैरिजन किया जा रहा है। यूज्ड फॉर सैंडी और ग्रेवली सॉइल, तो बेसिकली सैंडी और ग्रेवल सॉइल्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इस टर्म का। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है? अगर रिलेटिव डेंसिटी 0 से 15% के बीच में है तो यह लूज सॉइल कहलाएगी। 15 से 35 के बीच में है तो सॉरी, यहाँ पर 0 से 15 के बीच में है तो वेरी लूज सॉइल कहलाएगी। 15 से 35 तक होगी तो लूज सॉइल कहलाएगी। 35 से 65 के बीच में होगी तो मीडियम डेंस कहलाएगी। और 65
से 85 के बीच में होगी तो डेंस कहलाएगी, और 85 से 100 जाएगी तो वेरी डेंस कहलाएगी। तो यह रिलेटिव डेंसिटी है। जब दो डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं तो वहां पर रिलेटिव डेंसिटी निकल करके आती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें थ्री फेज डायग्राम और इसके रिलेशन को समझने में इससे आसानी मिलेगी, और इससे आप परीक्षा में संबंधित सवालों को जवाब दे पाएंगे। फिर से मिलेंगे हम अगली क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन को बढ़ते हुए देख करके हमें ऐसा लगता है कि हमारे वीडियोज को पसंद किया जा रहा है, या आप हमारे बनाए गए वीडियोज का लाभ उठा पा रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें, जरूरत है। अगर आपको लगता है कि कुछ आप कहना चाहते हैं वीडियो के संबंध में, या कुछ आप नए वीडियो में क्या चाहते हैं, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।